नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में आया है उसका मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और आप सभी को पता है जो एचपीपीएससी है उसने अपना सिलेबस एंड पैटर्न बता दिया है एचआरटीसी कंडक्टर का। यानी अब आपका एक नहीं बल्कि दो पेपर होंगे। तो पेपर 1 में क्या आने वाला है, हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल कितने 100 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। साथ ही ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में कि जो क्लास 3 एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की जो होने वाली है, यानी एक क्वेश्चन ठीक करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 नंबर जो है वो कट जाएंगे। तो पेपर 1 तो हमें पता है क्या आने वाला है। जो पेपर 2 है उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, आपका इंडियन जीके आएगा। इंडियन जीके में हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, ये सब उसमें कवर होगा। आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग हो गई, वो सब आपका पेपर 2 में आएगा। तो आज तो हम पेपर 1 वाला जो है आपका मॉक टेस्ट वो करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूं। और ऐसा है, इस बार जो आपका एग्जाम है वो कंप्यूटर में भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से बोल रखा है, या तो ऑफलाइन भी हो सकता है या तो कंप्यूटर में भी हो सकता है। तो ऐसा है, मैंने अपने ऐप में जो ये मॉक टेस्ट है वो डाल दिया है। यानी वहां पर आपको एक एचआरटीसी कंडक्टर का मॉक टेस्ट का कोर्स मिलेगा। वहां पर 10 मॉक टेस्ट तो पेड है और एक फ्री है। तो फ्री वाला यही मॉक टेस्ट है, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि अगर कंप्यूटर में भी आपका एग्जाम हो तो आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे करना है। आपका एक क्वेश्चन ठीक होगा तो 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, टोटल आपका स्कोर कैसे बनेगा, क्या आपकी तैयारी है, तो वो सब आपको वहां से पता लग जाएगा। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर आप लाइव तरीके से इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एनिमल इज द वैल्यूएबल पाशिमा वूल ऑब्टेन्ड। तो जो पाशिमा वूल है ये कौन से एनिमल से मिलती है, शीप, रैबिट, गोट या नन ऑफ दीज। तो बताइए जो पाशिमा वूल है ये कौन से एनिमल से मिलती है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है गोट। तो गोट से कौन सी वूल मिलती है, पाशिमा वूल मिलती है। तो पाशिमा वूल जो है हमें गोट से मिलती है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड क्वेश्चन है, इन बोथ लिटरेचर मंडी और रिवाल्सर एरिया इज कॉल्ड एज। तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें मंडी और रिवाल्सर के क्षेत्र को क्या गया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है मैंने बाइलिंगुअल बनाई है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत साहित्य में जो मंडी वाला एरिया है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते थे, मोहर बोलते थे, जोहर, सत्सर या नन ऑफ दीज। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है जोहर। तो अगर आप जोगटा अकेडमी की बुक पढ़ोगे हिमाचल जीके की, उसमें बता रखा है जो बहुत साहित्य है उसमें मंडी वाले एरिया को क्या बोलते थे, जोहर बोलते थे। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए थर्ड देखते हैं, हु erected द रॉक एडिक्ट एट कलसी ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टॉन्स एंड जमुना। तो टॉन्स एंड जमुना का जहाँ संगम होता है वहाँ पर एक स्थान है कलसी। तो वहाँ पर जो है एक रॉक एडिक्ट बनाया था, वो किसने बनाया था। तो बताइए किसने बनाया, चंद्रगुप्त ने बनाया है, कनिष्क ने बनाया है, लॉर्ड बुद्धा ने बनाया है, अशोका ने बनाया है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है अशोका। तो जो अशोका थे उन्होंने जमुना और टॉन्स का जहाँ संगम होता है कलसी नामक स्थान पे, वहाँ पर एक शिलालेख बनवाया था। तो ये कलसी नामक स्थान कहाँ पड़ता है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो शिलालेख था किसने बनाया था, ये अशोका ने बनाया था। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, द फर्स्ट सिख चीफ हु इन्वेडेड कांगड़ा हिल्स ड्यूरिंग द लेट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज। तो प्रथम सिख सेनापति का नाम आपको बताना है जिसने कांगड़ा के जो पर्वत है उन्हें 18वीं सदी के पश्चात जो है उसे वहां पर आक्रमण किया था। तो बताइए कौन थे वो, रणजीत सिंह थे, गुलाब सिंह थे, जय सिंह कन्हैया थे या जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है रणजीत सिंह। तो जो रणजीत सिंह थे ये पहले जो है सिख सेनापति थे जिन्होंने कांगड़ा पे जो है हमला किया था 18वीं सदी के पश्चात। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, चतरेल फेस्टिवल इज हेल्ड एट। तो ये चतरेल उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, आपसे सिंपली ये पूछ रहे हैं। टाबू में मनाते हैं, ग्यामचा में मनाते हैं, चौगौन में मनाते हैं या पांगी में मनाते हैं। तो बताइए चतरेल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है चौगौन। तो ये जो आपका चौगौन है ये कहाँ पड़ता है, ये किन्नौर में पड़ता है और यहीं पर आपका जो है चतरेल फेस्टिवल मनाते हैं। तो चतरेल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर प्रिसाइजली बोले तो कहाँ, चौगौन जो आपकी जगह है चौगौन, वहाँ पर ये मनाया जाता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स्थ है, मगरू महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो जो मगरू महादेव का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, करसोग में है, मंडी में है, जोगिंदरनगर में है, धर्मपुर में है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए करसोग। वैसे तो करसोग भी मंडी में पड़ता है मगर प्रिसाइसली इसमें पूछा हुआ है तो मगरू महादेव टेम्पल का है ये आपका करसोग में पड़ता है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये जो
मॉक टेस्ट है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पहले डाउनलोड कर लेना, खुद अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चली है, आपका स्कोर क्या बन रहा है। 7वां क्वेश्चन है, देयर इज अ सीमेंट फैक्ट्री इन सिरमौर सेटअप बाय सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट। तो जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यानी सीसीआई है, इसकी एक फैक्ट्री है सिरमौर में, आपसे पूछ रहा है वो कहाँ पर है, कौन सी प्लेस में है, बाटा मंडी में है, कालाम में है, राजबन में है या माजरा में है। तो बताइए सिरमौर में जो है सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है। वैसे तो हिमाचल में 3 ही सीमेंट फैक्ट्री है, तो सिरमौर वाली पूछ रहा है जो सिरमौर में है वो कौन सी जगह पे है। 7th का राइट आंसर क्या है, वो है राजबन। तो एक तो आपकी बिलासपुर में जो आपकी बरमाणा में पड़ती है, एक आपकी जो है वो सोलन में पड़ती है दारला घाट पे, और तीसरी कहाँ पड़ती है, ये आपकी सिरमौर में पड़ती है राजबन में। 7th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राजबन में जो आपकी सीसीआई ने जो है सीमेंट फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश की हुई है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी राजबन है। 8th है, द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ एचपी वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रारंभिक रहवासी थी उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, टांकरी थी, संस्कृत थी, देवनागरी थी या कोलोरियन थी। तो 8th का राइट आंसर क्या है, वो है टांकरी। तो जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है वो कौन सी, वो टांकरी थी। ठीक है, तो पहाड़ी लैंग्वेज है उसकी जो आपकी लिपि थी वो टांकरी थी। तो जो अर्लीस्ट सेटलर्स थे वो कौन सी उनकी पहली भाषा थी, वो टांकरी थी। 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 9th देखते हैं, देयर इज अ सीएसआर कॉम्प्लेक्स नियर। तो जो ये सीएसआर कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, पालमपुर में है, सुंदरनगर में है, मनाली में है, कुफरी में है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए पालमपुर। तो सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ये पालमपुर में, पालमपुर पड़ता है कांगड़ा में। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10th है, द टाउन रामपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रामपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए सतलुज के तट पे है, ब्यास के, चिनाब के, रावी के। तो अगर रामपुर को आप सोचो तो रामपुर कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है। शिमला से जो मेजर रिवर जाती है वो कौन सी जाती है, सतलुज जाती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रामपुर कौन सी नदी के तट पर है, सतलुज के ही जो नदी है उसके तट पर है। 10th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सतलुज है। और अगर आप ऐसी मॉक टेस्ट और भी अटेम्प्ट करना चाहते होगे तो हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मैंने 10 मॉक टेस्ट डाल दिए लेटेस्ट पैटर्न में, और भी डाल रहा हूँ। तो ऐसा है चाहे पैटर्न चेंज हो जाए चाहे सिलेबस चेंज हो जाए, जो आपके मॉक टेस्ट है वो अपडेट होते रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले बाय किए थे उनको अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और अगर आप बाय करना चाहते होंगे तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न में जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के। पेपर 1 के हमने डाल दिए, बाकी पेपर 2 के हम बना रहे हैं, वो भी वहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। तो लार्जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलुज पे बना है, ब्यास पे, यमुना पे या चिनाब में। तो लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, ये कुल्लू में है। अगर कुल्लू को मैं सोचूं तो कुल्लू से मेजर रिवर कौन सी जाती है, ब्यास जाती है। जो ब्यास है उसका ओरिजिन ही कुल्लू में होता है, रोहतांग पास में। तो जो लार्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किस पे बना है, ये ब्यास रिवर पे ही बना हुआ है। तो 11th का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बना है, ये ब्यास पे ही बना हुआ है। 12th है, झूरी इज द फोक डांस ऑफ। तो जो झूरी लोक नृत्य है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, सिरमौर का है, हमीरपुर का है, कांगड़ा का है, चंबा का है। तो 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि झूरी जो है फोक डांस लोक नृत्य कहाँ का है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 13 देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो आपसे पूछ रहा है ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज, ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में है, शिमला में है, मनाली में है, रिकांगपियो में, धर्मशाला में। तो 13th का राइट आंसर क्या है, 13th का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज का है, ये शिमला में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज कहाँ पड़ता है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। 13th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14th है, कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो कालेश्वर मेला है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, ऊना में मनाया जाता है, कांगड़ा में मनाया जाता है, सोलन में मनाया जाता है, शिमला में मनाया जाता है। तो 14th का राइट आंसर होगा कालेश्वर फेयर कहाँ मनाया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो कालेश्वर मेला कहाँ लगता है, कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लगता है। 14th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15th है, ग्वेटर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो आपका गणतौर उत्सव है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, मंडी में या कुल्लू में। तो बताइए 15th का राइट आंसर क्या है, 15th का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इंग्लिश में लगे हिंदी में लगे, इंग्लिश में गुटौर कुछ लिखा है और हिंदी में क्या है गुड़तौर उत्सव। तो ये जो गुड़तौर उत्सव है कहाँ मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसा है क्वेश्चन का लेवल मैंने अच्छा रखने की कोशिश की है ताकि अगर आपको डिफिकल्ट पेपर भी आ जाए तब भी आप अच्छा जो है उसमें परफॉर्म कर लो और आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चली है। तो ऐसा है, अगर ऐसे मॉक टेस्ट
टेस्ट आपको और चाहिए होंगे तो ऐप में मैंने डाल दिए, तो तभी 15-20 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं मॉक टेस्ट ही प्रिपेयर कर रहा था। तो ऐसे मॉक टेस्ट प्रिपेयर हो गए, अगर किसी को लेने होंगे तो मॉक टेस्ट से ले सकते हैं। बाकी फ्री मॉक टेस्ट भी मैं डालता रहूँगा यूट्यूब में, तो ऐसा है जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे ज्वाइन कर लो, जब भी फ्री मॉक टेस्ट आएंगे वहाँ पर मैं अपडेट आपको कर दूंगा। तो ऐसे फ्री में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से। बाकी जो पेड स्टूडेंट हैं वो पेड ले सकते हैं, जो पेड इच्छुक है लेने में तो वो हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ऐसा है, कहीं से पढ़ो, बस अच्छी तैयारी करना, इस बार एग्जाम निकालना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो ऐसा है, नोटिफिकेशन तो निकाल दिए वापस, तो एग्जाम 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा। तो तैयारी अपनी अच्छी रखना, और इस बार आपको पता है धांधली होने के भी कम चांसेस हैं क्योंकि जो धांधली करते थे वो सब पकड़े गए। तो इस बार ईमानदारी से पेपर होगा, तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी कम भी रह सकती है। तो इस बार लास्ट ही मौका है आपका, समझे कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है भर्तियां बहुत लेट लेट आ रही है अब। तो इस बार अगर आप कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो और एग्जाम निकालना ही है। बाकी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए मैं यूट्यूब में जो है प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 16th है, इन 1984 हु वाज अवॉर्डेड जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। तो 1984 में जो जमनालाल बजाज अवार्ड है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए वो किसको मिला था? गौरन देवी को, भाई हृदयराम को, बाबा कांसीराम को या जेपी बागी को? तो 16 का राइट आंसर क्या है? जो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जमनालाल बजाज अवार्ड 1984 में मिला था, किसको मिला था? गौरन देवी को मिला था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ये सारे क्वेश्चन हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन सारे ही हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या है? जमनालाल बजाज अवार्ड 1984 में कम्युनिटी सर्विसेज किसको मिला था? गौरन देवी को मिला था। 17 है, हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास। जो आर्यन किंग दिवोदास थे, आर्य राजा दिवोदास, उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज थे, ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि अत्रि थे या नन ऑफ दीस थे? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है ऋषि भारद्वाज। तो ऋषि भारद्वाज क्या थे? मुख्य सलाहकार थे किसके? आर्यन किंग दिवोदास के। जो आर्यन किंग दिवोदास थे उनका सांबर के साथ कितने साल युद्ध हुआ था? 40 साल का युद्ध हुआ था, तो ये भी याद रखना, 40 साल का युद्ध हुआ था आर्यन किंग दिवोदास और सांबर में। और जो आर्यन किंग दिवोदास थे उनके मुख्य सलाहकार थे वो थे ऋषि भारद्वाज थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 है, जुंगा मूवमेंट इन बिलासपुर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो बिलासपुर में जो जुंगा आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो अगर आपने जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो जुंगा मूवमेंट है ये बिलासपुर में कब हुआ था? 1863 में, 1873 में, 1883 में, 1893 में। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है 1883 में। तो जुंगा मूवमेंट बिलासपुर में कब हुआ था? 1883 में हुआ था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19th है, बिशप कॉटन स्कूल वॉज ओपन इन शिमला इन विच ईयर। तो बिशप कॉटन स्कूल है ये शिमला में पड़ता है, ये पूछ रहा है शिमला में खुला कब था? 1850 में खुला, 1853 में, 1857 में, 1859 में। तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है वो है 1859 में। तो बिशप कॉटन स्कूल शिमला में कब खुला था? 1859 में ये स्कूल खुला था। 19th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और आपको सभी को पता है पेपर 1 में हिमाचल जीके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिमाचल जीके में भी फोकस करना है आपको। बाकी करंट अफेयर हो गया आपका, उस पर फोकस करना है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके जो है पेपर 1 में आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर क्राफ्ट्समैन इन 1965। तो 1965 में मास्टर शिल्पकार का जो राष्ट्रीय पुरस्कार था वो किसे मिला था? विजय सिंह को, महर्षि देवी को, बोथ ए एंड बी को या नन ऑफ दीज को? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महर्षि देवी। तो जो महर्षि देवी थी इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए, कब? 1965 में। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी, महर्षि देवी है। तो मास्टर शिल्पकार का 1965 में नेशनल अवार्ड किसे मिला था? महर्षि देवी को मिला था। 21 है, विच वॉज द मेन अपोजिशन ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ड्यूरिंग 1950। तो आपको पता है 1950 में जो है इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो मेन पार्टी तो कांग्रेस थी जो जीती थी। तो इसमें पूछ रहा है जो अपोजिशन पार्टी थी मेन वो कौन सी थी? तो कांग्रेस तो जीती हुई थी, उसकी जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमें बताना है। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस, जनता दल या नन ऑफ दिस? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है जनता दल। तो वैसे तो कांग्रेस जीती थी जो पहले इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, मगर उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी वो जनता दल थी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, हु वाज द फर्स्ट नाजिम और गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स अपॉइंटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह आफ्टर ही डिफीटेड द गोरखास। तो आप सभी को पता है जो गोरखास थे उन्हें किसने डिफीट किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। संसार चंद ने उनकी हेल्प मांगी थी, बदले में जो है महाराजा रणजीत सिंह ने क्या बोला था? हमें कांगड़ा फोर्ट और 66 गाँव चाहिए। तो वो तो संसार चंद ने दे दिए थे। तो उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने कांगड़ा हिल्स का जो गवर्नर है वो किससे अपॉइंट किया था? देसा सिंह मजीठिया को, राम सिंह को, जीवन सिंह को या नन ऑफ दिस को? तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है
देसा सिंह मजीठिया। तो जो आपके देसा सिंह मजीठिया, इन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया था महाराजा रणजीत सिंह द्वारा, किसका? कांगड़ा हिल्स का। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 है, हु वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी बिटवीन मार्च 1951 टू फरवरी 1952। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर कौन थे मार्च 1951 से फरवरी 1952 तक। तो कौन थे? एस चक्रवर्ती, डॉक्टर वाइस परमार, भगवान शाह, या लास्ट ऑप्शन क्या दिया हमें? जयवंत राम। तो बताइए कौन थे हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर मार्च 1951 से फरवरी 1952? तो इसका राइट आंसर है भगवान शाह। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है लास्ट चीफ कमिश्नर थे। पहले कौन थे? पहले एनसी मेहता थे, फिर दूसरे ई पेंडल मून बनते, लास्ट कौन बनते? भगवान शाह। तो इनका जो लास्ट पीरियड है वो मार्च 1951 से फरवरी 1952 तक इनका पीरियड रहता है चीफ कमिश्नर का। तो वो कौन थे? भगवान शाह थे। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी और नगरकोट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मुस्लिम हिस्टोरियन उतुबी इन हिज बुक नेम। तो जो मुस्लिम इतिहासकार उतुबी थे, उन्होंने अपनी कौन सी बुक में जो मोहम्मद गजनी ने नगरकोट पर हमले किया था उसका उल्लेख किया है? तो बताइए कौन सी बुक में किया था? तारीख हिंद में, तारीख वताई में, तारीख यामनी में, तारीख इंडिका में। तो बताइए जो मुस्लिम इतिहासकार उतुबी थे, उन्होंने अपनी कौन सी बुक में जो मोहम्मद गजनी ने नगरकोट पर हमला किया था उसका उल्लेख किया था? तो 24 का राइट आंसर है तारीख यामनी। तो जो तारीख यामनी बुक है ये किसने लिखी थी? मुस्लिम इतिहासकार उतुबी ने। और इसी में जो है मोहम्मद गजनी का अटैक बता रखा है जो नगरकोट में हुआ था, उसका उल्लेख बता रखा है। तो तारीख यामनी ये बुक थी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 25 है, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो जो पंजाब का कैपिटल था वो शिमला से चंडीगढ़ कब शिफ्ट किया गया था? तो कहीं कहीं मैंने ऑप्शन डिफरेंट दिखा, जिसमें आपको बता दूं 1956 लिखा है, 1953, 1962 या 1971। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1956। मतलब किसी किसी बुक में 1953 भी लिया है, तो इसको आप एक बार कंफर्म करें ना। जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो शिमला से चंडीगढ़ जो है कैपिटल शिफ्ट किया था वो कब किया था? 1956 में किया था। बाकी कहीं मैंने 1953 भी देखा हुआ है, ऐसे मुझे याद आ रहा है, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द विक्ट्री टनल कंस्ट्रक्टेड इन 1945 वॉज इन द मेमोरी ऑफ। तो 1945 में जो विक्ट्री टनल बनी थी शिमला में, वो किस लिए बनी थी, किसकी मेमोरी में बनी थी? फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया की मेमोरी में बनी थी, या विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर ब्रिटेन, या स्प्रेड ऑफ प्रजामंडल? तो जो विक्ट्री टनल 1945 में शिमला में बनाई थी वो क्यों बनाई थी? विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था, और इसमें जो अलाइड फोर्सेस थी वो जीत गई थी, तो तभी आपकी विक्ट्री टनल बनी थी शिमला में 1945 में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अपेक्स बॉडी ऑफ प्रजामंडल्स। तो निम्न में से कौन सी प्रजामंडल की जो है सबसे अपेक्स बॉडी है? तो बताइए सबसे ऊपर जो है वो बॉडी है हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, या शिमला हिल स्टेट काउंसिल। तो सभी प्रजामंडल जो है इसके अंडर आती थी। तो कौन सी थी वो? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसके अंडर ही आपकी सारी प्रजामंडल आती थी। तो ये अपेक्स बॉडी थी प्रजामंडल की, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। 27 का आंसर ऑप्शन बी है। 28 है, द लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन ऑफ गद्दीज इन एचपी इज इन। तो गद्दी का सबसे बड़ा समूह एचपी में कहाँ है? तो इजी सा क्वेश्चन है, भरमौर में है, काजा में, बजौरा में, या रेबा में। तो सबसे ज़्यादा गद्दी कहाँ मिलेंगे? चंबा मिलते हैं, चंबा के कहाँ? भरमौर में। तो सबसे बड़ा गद्दियों का जो समूह है वो कहाँ है? भरमौर में। भरमौर कहाँ पड़ता है? चंबा में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 29 है, रंगनाथ टेम्पल ऑफ बिलासपुर इज डेडिकेटेड टू। तो बिलासपुर का जो रंगनाथ मंदिर है वो किसको समर्पित है? लॉर्ड कृष्णा को, लॉर्ड शिवा को, ब्रह्मा को, या लक्ष्मी नारायण को? बताइए जो रंगनाथ टेम्पल है बिलासपुर में वो किसको समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड शिवा। तो रंगनाथ टेम्पल जो कि बिलासपुर है वो किसको समर्पित है? लॉर्ड शिवा को है वो समर्पित। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 है, माइका इज फाउंड एट विच प्लेस इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान में जो है अब्रक मिलता है? तो बताइए कहाँ पर मिलता है? रंगवर में मिलता है, असरंग में, तंगलिंग खंड में, या चारागांव में? तो जो माइका है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ मिलता है? 30 का राइट आंसर क्या? तंगलिंग खंड। ये तंगलिंग खंड कहाँ है? ये आपका किन्नौर में पड़ता है। तो किन्नौर में आपका माइका मिला है, कहाँ पर? तंगलिंग खंड में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये हिमाचल जीके के क्वेश्चन थे आपके। टोटल हिमाचल जीके के आपको 30 क्वेश्चन आने थे। अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले। करंट अफेयर के भी आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको बताता हूँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। हमने जो एचआरटीसी कंडक्टर है इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया, वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर एक
मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, हिमाचल लेवल के, आपका जो हिमाचल जीके है उसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, हिंदी इंग्लिश, आपके टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है एचआरटीसी कंडक्टर के वो सब हमने उसमें इंक्लूड किया है। आपको उसके बाहर कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको हमसे स्टडी मटेरियल लेना होगा तो 7018186561 इस पर व्हाट्सएप कर देना, यहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की डिटेल दे दूंगा। एक बार बस मैसेज कर लेना। अगर नहीं भी लेना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार देख लेना। आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें सारा कुछ बता रखा है कि आपको किस टाइप का मटेरियल उसमें मिलेगा। तो ऐसे बुक को पढ़ते पढ़ते थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसमें हमने एक प्रिसाइजली जो है पूरा अच्छा से मटेरियल बना रखा है। तो एक बार इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। बाकी आपकी इच्छा होगी, आपको लेना होगा तो ले लेना, बाकी मैसेज करने में कुछ बुरा है नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मैसेज कर लेना, मैं उसको भी सॉर्ट आउट आपका कर दूंगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर के। आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर को करते हैं हम। 31 है, राज सुब्रमण्यम वॉज अवॉर्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिस ईयर, ही इज द सीईओ ऑफ। तो जो ये राज सुब्रमण्यम है, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है इस साल। तो ये कौन सी कंपनी के सीईओ है? मास्टर कार्ड के, फेडेक्स के, उबर के या याहू के? तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है फेडेक्स। तो फेडेक्स के सीईओ है राज सुब्रमण्यम, जिन्हें इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी फेडेक्स है। तो फेडेक्स के ये सीईओ है। 32 है, कोप इंडिया एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल कंबाइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो आपकी कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये कौन सी कंट्री के बीच में जो है ये होती है, सिंपली ये पूछ रहा है। तो इंडिया एक तो हमें बता दिए, दूसरी हमसे पूछ रहा है जापान, चाइना, यूके या यूएस। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है आपकी कोप इंडिया एक्सरसाइज, जो कि एक बायलैटरल कंबाइंड ट्रेनिंग सेशन है। तो 32 का राइट आंसर क्या है? कोप इंडिया एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया एंड यूएस। चलिए 33 देखते हैं। अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड ओफेक 13 हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो जो ये स्पाई सैटेलाइट है ओफेक 13, इसे किसने जो है लॉन्च किया है? इजराइल ने किया है, इंडिया ने किया है, यूएसए ने किया है, चाइना ने किया है। तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है इजराइल। तो इजराइल ने लॉन्च की है ये स्पाई सैटेलाइट, कौन सी? ओफेक 13। 33 का राइट आंसर ओफेक 13 जो स्पाई सैटेलाइट है किसने लॉन्च की? ये इजराइल ने लॉन्च की है। चलिए 34 देखते हैं। इसरो इज सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड टीलियोस 2 मेड बाय। तो जो ये टीलियोस 2 है ये कौन सी कंट्री द्वारा बनाई गई है जिसे इसरो लॉन्च करने वाला है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो बताइए किसने बनाई है टीलियोस 2? अंगोला ने, सिंगापुर ने, इंडोनेशिया ने या मलेशिया ने? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। तो सिंगापुर ने बनाई है ये टीलियोस 2, जिसे जो है इसरो लॉन्च करने वाला है। तो इसरो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टीलियोस 2 को लॉन्च करने वाला है जिसे सिंगापुर ने बनाया है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो आप सभी को पता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के आपके 30 जो है करंट अफेयर आने वाले हैं। तो करंट अफेयर भी आपके इंपॉर्टेंट है अब जो आपके एचपीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं। तो करंट अफेयर पे भी आपको फोकस करना है। वैसे तो 6 महीने के तो बहुत अच्छे से करने हैं, मगर लास्ट 1 ईयर तक के आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो है कि 1 साल तक के ये लास्ट पूछेगा एग्जाम से पहले के। 35 है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट है ये कंट्री की पहली स्टेट बनी है जिसमें जो भी आपकी रेलवे नेटवर्क है वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी सारी रेल जो आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कौन सी स्टेट बनी है? 35 का जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या देखें? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। तो हरियाणा कंट्री की पहली ऐसी स्टेट बनी है जहां पर जो आपका रेलवे नेटवर्क है वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी आपकी जो सारे रेल्स है वो कैसे चलती है? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 36 से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इट इज लोकेटेड इन। तो हमारे जो विदेश मंत्री है कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने एक बूजी ब्रिज है इसका उद्घाटन किया है। तो पूछा कहाँ पर किया है? सूडान में किया है, मोज़म्बिक में किया है, जाम्बिया में किया है या इवोरी कोस्ट में किया है? तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है मोज़म्बिक। तो जो मोज़म्बिक है ये अफ्रीका की कंट्री है। यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री है कौन? एस जयशंकर। इन्होंने जो है जो बूजी ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है, तो मोज़म्बिक में किया है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। तो जो आपका इनिशिएटिव है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स, ये किसने लॉन्च किया है?
WHO ने, नाटो ने, ब्रिक्स ने या संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने? तो 37 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है जो कोरोना भी आया था, ऐसे बहुत सारी जो है बीमारियां आ रही है, महामारियां आया जा रही, तो उसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलेंस ऑफ इमरजिंग थ्रेट्स, यानी कोई भी ऐसी जो कोरोना जैसी महामारी है फिर से ना हो, उसके लिए जो ये इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 38 है वर्ल्ड लिवर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो वर्ल्ड लिवर डे है ये कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या 6 अप्रैल को? तो 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लिवर डे है वो आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 39 है सलीम दुरानी हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ। तो जो ये सलीम दुरानी है ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? इनका फिलहाल अभी निधन हो गया है। तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग या पोलो? तो हाल ही में जो सलीम दुरानी जिनका निधन हो गया था कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? 39 का राइट आंसर है क्रिकेट। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे सलीम दुरानी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है उसकी नोटिफिकेशन हम वहाँ डाल देंगे, कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको सब वहीं पर मिलेगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना। 17,000 से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 17,000 के अराउंड। तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं ताकि आपका कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी वे में फायदा कर सकें। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल में HP एग्जाम अफेयर्स लिख देना, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन है मोहम्मद शाहबुद्दीन चापू हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ। तो जो मोहम्मद शाहबुद्दीन चापू है ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? ईरान के बने हैं, इराक के, अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के? तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने? मोहम्मद शाहबुद्दीन चापू। तो मोहम्मद शाहबुद्दीन जो चापू है ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं। 41 है हु हैज वॉन द टेनिस मियामी ओपन 2023। तो जो टेनिस मियामी ओपन 2023 है इसे किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, जेनिक सिनर ने, डेनियल मेडवेडेव ने या नोवाक जोकोविक ने? तो 41 का जो राइट आंसर है, 41 का जो राइट आंसर वो है डेनियल मेडवेडेव ने। तो जो ये डेनियल मेडवेडेव ने इन्होंने मियामी ओपन 2023 जीता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 42 है प्रयाग प्लेटफॉर्म इज अंडर द परव्यू ऑफ। तो जो ये प्रयाग प्लेटफॉर्म है ये किसके अंडर आता है? सिंपली आपसे ये पूछना चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो सबसे पहले तो आपको प्रयाग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रयाग का प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना एंड गंगा आ गया, मतलब पानी से रिलेटेड है, तो किसके अंडर आएगा? ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है आपका प्रयाग प्लेटफॉर्म। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रयाग प्लेटफॉर्म किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। 43 है हर पेमेंट डिजिटल। ये जो मिशन था ये किसने लॉन्च किया था? तो बताइए हर पेमेंट डिजिटल ये मिशन किसने लॉन्च किया था? RBI ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या नीति आयोग ने? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? हर पेमेंट डिजिटल जो ये मिशन था ये लॉन्च किया था RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर पेमेंट डिजिटल जो मिशन था इसे लॉन्च किया था। 43 का आंसर ऑप्शन ए है। 44 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। तो भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है US एम्बेसडर टू इंडिया? एरिक गर्सेटी, निकी हेली, एरिक बर्ग या प्रीति बैंगर? तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है एरिक गर्सेटी। तो एरिक गर्सेटी इन्हें US एम्बेसडर टू इंडिया जो है अपॉइंट किया गया है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल की करंट अफेयर इस जो मॉक टेस्ट है मैंने डाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अच्छे लेवल के डाले हुए। तो अच्छे अच्छे कोशिश किए, जो मॉक टेस्ट है बहुत बेहतरीन बना सकूँ आपके लिए। तो अगर मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना। बाकी कमेंट में मुझे बता देना, कुछ खामी लगे, कुछ परेशानी आए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी अगला जो आपका मॉक टेस्ट आएगा उसमें जो है वो जो फेरबदल जो भी कुछ करना होगा वो कर दूंगा, अगर आप मेरे को कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो बता दोगे। तो वैसे तो मॉक टेस्ट अच्छा बनाने की कोशिश किए, बाकी और भी हम मॉक टेस्ट करेंगे फ्री में, तो यूट्यूब में आप जुड़े रहना। 45 है हु इज़ नोन एज मिलेट मैन ऑफ इंडिया। तो हिमाचल का जो मिलेट मैन है वो किससे बोला जाता है? तो यहाँ पर लिखा है मिलेट मैन ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल का मिलेट मैन किससे बोला जाता है? नेकराम शर्मा को, अनिरुद्ध ठाकुर को, राजेश प्रभाकर को या पवन भारती को? तो 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है नेकराम शर्मा। इन्हें मिलेट मैन ऑफ हिमाचल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी हाल ही में इन्हें पद्मश्री मिला था। किस लिए मिला था? एग्रीकल्चर फील्ड में मिला था, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसे प्रमोट किया था, तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था। तभी मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि मिलेट मैन ऑफ हिमाचल किसे बोलते हैं? ये नेकराम शर्मा को बोलते हैं। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
46 है विच हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है, ये पहला बना है कंट्री का जिसने जो जजमेंट है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में दी है। वैसे तो आप देखोगे मैक्सिमम जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसने जो अपनी जजमेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में दी? केरला हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने या बॉम्बे हाई कोर्ट ने? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है केरला हाई कोर्ट। तो जो केरला हाई कोर्ट था इसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है वो जजमेंट दी थी और ये कंट्री का ऐसा पहला हाई कोर्ट बना जिसने ऐसा किया है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए केरला हाई कोर्ट है। 47 है व्हाट इज नेम ऑफ इंडियन ऑपरेशन टू प्रोवाइड एड टू टर्की एंड सीरिया आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। तो आप सभी को होता है जो टर्की और सीरिया है वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिससे कई हज़ारों लोग वहाँ पर मरे भी थे। तो जो इंडिया है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था ताकि वहाँ पर जो है उन लोगों की हेल्प कर सके? तो ऑपरेशन मित्रा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन स्ट्रेंथ या ऑपरेशन गुडविल? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था इंडिया द्वारा ताकि ये एड प्रोवाइड कर सके टर्की और सीरिया में जहाँ पर जो आपके जो एक भूकंप आया था जिससे बहुत सारे लोग जो है वो मरे भी थे। तो जो ऑपरेशन इंडिया ने चलाया था वो कौन सा था? ऑपरेशन दोस्त था। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 48 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वाज हेल्ड इन। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो बताइए ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुआ? दुबई में, कतर में, यूएसए में, नीदरलैंड्स में? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है दुबई। तो दुबई में हुआ है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है 49 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन बने हैं? राजीव रघुवंशी, एपी सिंह, पीबीएन प्रसाद या प्रेरणा मलिक? तो 49 का राइट आंसर क्या है? 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है राजीव रघुवंशी। तो जो राजीव रघुवंशी है इन्हें क्या बनाया गया है? न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने वो कौन बने? वो राजीव रघुवंशी बने। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 50 है अमृत पैक्स 2023 हेल्ड रिसेंटली इज अ नेशनल एग्जीबिशन ऑफ। तो जो ये अमृत पैक्स 2023 है किसका नेशनल एग्जीबिशन था? एंशिएंट वेपन्स थे यहाँ पर। जो अमृत पैक्स 2023 है उसमें क्या एंशिएंट वेपन्स का एग्जीबिशन लगाया था, ट्राइबल पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाया था, या पोस्टेज स्टैम्प्स का, या टेम्पल आर्किटेक्चर का? तो बताइए अमृत पैक्स 2023 में किसका एग्जीबिशन लगाया गया था? 50 का जो राइट आंसर है वो है पोस्टेज स्टैम्प। तो यहाँ पर जो आपके पोस्टेज स्टैम्प्स होते वो रखे गए थे अमृत पैक्स 2023 में। तो नेशनल एग्जीबिशन किसका था? ये पोस्टेज स्टैम्प्स का था। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉट? तो भारत के पहले एग्री चैटबॉट का नाम क्या है? तो बताइए क्या नाम है? एमा क्रुश एआई, भारत क्रुश एआई, एमा एग्री एआई या नन ऑफ द अबव? तो भारत के पहले एग्री चैटबॉट का जो नाम है वो क्या है? 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है एमा क्रुश एआई। तो एमा क्रुश एआई इसका नाम है जो भारत का पहला एग्री चैटबॉट है। आप सभी को बताता हूँ हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसमें मैंने जो आपका एचआरटीसी कंडक्टर है उसका एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है। वहाँ पर आपको हिमाचल जीके, आपके करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पेपर 2 के लिए आपका इंडियन जीके हो गया, आपका साइंस हो गया, रीजनिंग होगा, वो सब कवर कर रखा है। वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना रखे हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। एक कंप्लीट कोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए बना रखा है मैंने एचआरटीसी कंडक्टर का। और पिछले कई सालों में हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो अब आपकी बारी, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको ये वाला मॉक टेस्ट फ्री में भी मिल जाएगा, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कोर्स है एचआरटीसी कंडक्टर का उसे भी बाय कर सकते हैं। अगर सिर्फ मॉक टेस्ट बाय करने होंगे तो वो भी आपको वहाँ पर हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर डाउनलोड कर लेना और एक बार कोर्सेज को चेकआउट कर लेना। 52 है हु हैज वॉन द 2023 मार्कोनी प्राइज। तो 2023 का जो मार्कोनी पुरस्कार है ये किसने जीता था? तो बताइए किसने जीता है? हरि बालकृष्णन ने, सत्य नडेला ने, एपी सिंह ने या रुचि मल्होत्रा ने? तो 52 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हरि बालकृष्णन। तो जो हरि बालकृष्णन है इन्होंने मार्कोनी प्राइज जो 2023 का है वो जीता था। तो मार्कोनी प्राइज 2023 किसने जीता? हरि बालकृष्णन ने जीता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 है विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। तो आपका मैड्रिड में जो है इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है 2025 में, उसमें थीम कंट्री कौन सी है? इटली है, यूएसए है, स्पेन है या इंडिया है? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया। तो थीम कंट्री कौन सी है? वहाँ पर इंडिया रहेगी जो आपका मैड्रिड में इंटरनेशनल बुक फेयर होगा 2025 में। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी इंडिया है। 54 है
विच पेमेंट ऐप हैज़ रिसेंटली इनबिल्ड क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स। तो ऐसा कौन सा जो है यूपीआई पेमेंट ऐप है जिसने क्रॉस बॉर्डर जो यूपीआई पेमेंट्स है उसे अलाउ किया है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू। तो वो कौन सा ऐप है? तो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सिग्नल है। 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी फोन पे है। तो जो फोन पे है, आप भी यूज करते हो फोन पे, इसने जो क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स है उसे अनवील किया है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 55 है, यूनेस्को हैज प्रेजेंटेड द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर टू ओडेसा, इट इज लोकेटेड इन। तो यूनेस्को ने ये टैग दिया है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ओडेसा में, तो उसे डेंजर बोला गया है, वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर, यानी डेंजर में है वो साइट। तो बताइए ये ओडेसा नाम की जो जगह है ये कहाँ पर है? रशिया में है, पोलैंड में है, सूडान में है, यूक्रेन में है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी यूक्रेन है। तो यूक्रेन को आपको पता है जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है उसकी वजह से जो ये साइट है ओडेसा में, इसे वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर का जो है वो टाइटल दिया है किसने? यूनेस्को ने। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी यूक्रेन है। 56 है, द इंटरनेशनल कैट फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बताइए जो इंटरनेशनल कैट फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पर हुई है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो 56 का राइट आंसर क्या है? 56 का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो इंटरनेशनल कैट फेस्टिवल 2023 कहाँ पर है? ये गुजरात में हुई है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 57 है, आईआईटी मद्रास इज सेट टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अफ्रीका इन। तो जो आईआईटी मद्रास है ये जो है पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बनाने वाला है अफ्रीका में। कहाँ पर? युगांडा में, साउथ अफ्रीका में, तंजानिया में या इवोरी कोस्ट में? तो 57 का राइट आंसर है तंजानिया में। तो तंजानिया में जो है पहला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनने जा रहा है। तो अफ्रीका की तंजानिया जो कंट्री है वहाँ पर पहला जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बनने जा रहा है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। संजीता चानू who has been banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency of India is associated with। तो ये संजीता चानू है, इन्हें 4 साल के लिए जो है बैन कर दिया गया है, यानी कोई भी ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की जो आपकी स्पोर्ट्स होगा उसे खेल नहीं पाएगी। तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेनिस या हर्डल्स? तो 58 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग। तो संजीता चानू है, इन्हें वेट लिफ्टिंग से जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया है किसने? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो 58 का राइट आंसर संजीता चानू किससे रिलेटेड थी? वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। तो बताइए कौन सी पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्हें एक गैलेंट्री मेडल मिला है? अवनी चतुर्वेदी को, शिवांगी सिंह को, भावना कांत को या दीपिका मिश्रा को? तो 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो है दीपिका मिश्रा। तो जो दीपिका मिश्रा है ये पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्हें एक गैलेंट्री मेडल मिला है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 60 यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का, टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज रिसेंटली गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो ये क्वेश्चन तो काफी चर्चा में भी रहा था, अखबार में भी कई बार आया था। जो यूरोपियन यूनियन है उसने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कौन से प्रोडक्ट को दिया है? तो बताइए कौन से प्रोडक्ट को दिया है? हिमाचल काला जीरा, कांगड़ा पेंटिंग्स, किन्नौरी शॉल या कांगड़ा टी? तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी कांगड़ा टी। तो यूरोपियन जो काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल ने, यूरोपियन यूनियन ने जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे दिया है? ये आपकी कांगड़ा टी को दिया हुआ है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। तो इंग्लिश के टोटल आपको कितने क्वेश्चन आने हैं? इंग्लिश के टोटल आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को करते हैं। 61 है, इसमें आपको बताना है ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको, यहाँ पर कौन सा प्रोवर्ब आना चाहिए, यानी इस जो सेंटेंस है इसको कौन सा प्रोवर्ब कंप्लीट करेगा। तो बताइए लिविंग फ्रॉम हैंड टू डैश। तो लिविंग फ्रॉम हैंड टू हैंड होगा, लिविंग फ्रॉम हैंड टू लेग होगा, लिविंग फ्रॉम हेड टू हेड होगा या लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ होगा। तो 61 का राइट आंसर क्या है? 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या है? जो आ रहा है उसी से गुजारा कर रहे हैं, मतलब जितना आ रहा है उसी में गुजारा हो रहा है, तो इसका मतलब लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है। तो जैसे सरकारी नौकरी वाला है, 1 तारीख को नौकरी के जो आपके आने हैं सैलरी उसी में पूरा महीना चलाना है, तो वही मतलब हो गया लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो जितना आएगा उसी से आपका खर्चा चलाना है पूरा महीना पर।
तो ये प्रोवर्ब बना आपका। 62 है एग्जाम्पल इज बेटर देन, तो एग्जाम्पल इज बेटर देन एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रोसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी या एग्जाम्पल इज बेटर देन थीसिस। तो 62 का राइट आंसर क्या है, एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी। तो एग्जाम्पल क्या है, वो बेटर है थ्योरी से, तो एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी। यहाँ 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। डायमंड कट्स, तो डायमंड कट्स, डायमंड क्या काटता है, गोल्ड को, सिल्वर को, डायमंड को या प्लेटिनम को। तो डायमंड कट्स डायमंड, तो डायमंड को डायमंड ही काटता है, बाकी कुछ भी नहीं काटता। तो 63 में क्या आएगा, डायमंड कट्स डायमंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब हमारा 64 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। आपकी 4 ऑल्टरनेटिव्स दे रखे, इसमें से आपको ईडियम का मतलब बताना है। जैसे अ फेदर इन कैप, तो अ फेदर इन द कैप का मतलब क्या होता है, टू बी रिलक्टेंट, अ रियली फुलिश मैन, टू बी क्रूअल, अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो 64 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो अ फेदर इन कैप का मतलब क्या होगा, अ वेरी गुड अचीवमेंट, यानी कुछ आपने अचीव किया है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अ फेदर इन द कैप। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 65 है इन द पिंक ऑफ हेल्थ, तो इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, टू बी सिक, टू बी फिट एंड फाइन, वेरी थिन एंड लीन या नोटा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो टू इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब कि आप बहुत अच्छे तंदुरुस्त हो, फिट हो, तो उसका मतलब क्या होता है, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। तो टू बी फिट एंड फाइन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अ ग्रे डे का मतलब क्या हुआ, इस इडियम का मतलब क्या होता है, अ ग्रे डे, अ हैप्पी डे, अ सैड डे, क्लाउडी और ह्यूमिड डे या सनी और क्लियर डे। तो 66 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अ सैड डे, यानी कोई बुरा दिन है आपका, जिसमें आपके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, तो उसके बोलेंगे अ ग्रे डे, यानी अ सैड डे, बहुत ही गलत चीजें हुई आपके साथ उस दिन में। तो 66 का क्या होगा, अ ग्रे डे का मतलब अ सैड डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67, व्हेन वी वेर इन राजस्थान वी डैश मैनी फोर्ट्स। अब आपको फिल द ब्लैंक्स दिए हुए, इनको कंप्लीट करना है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। व्हेन वी वेर इन राजस्थान वी वॉच्ड मैनी फोर्ट्स, वी विजिटेड मैनी फोर्ट्स, वी विजिटेड मैनी फोर्ट्स या वी इंजॉयड वेरी फोर्ट्स। तो इसमें क्या होगा, विजिटेड ही आएगा, सिंपल से पता लग रहा है। व्हेन वी वेर इन राजस्थान वी विजिटेड मैनी फोर्ट्स, यानी जब हम राजस्थान में थे हमने बहुत सारे जो फोर्ट्स है वहां पर विजिट किए थे। तो 67 का आएगा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। 68 है बी केयरफुल देयर इज आइस डैश द रोड टुडे। तो बताइए, बी केयरफुल देयर इज आइस इन द रोड, देयर इज आइस एट द रोड, देयर इज आइस ऑन द रोड, देयर इज आइस अराउंड द रोड। तो इसका क्या होगा, 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, देयर इज आइस ऑन द रोड। तो रोड है उसके ऊपर आइस है, तो ऑन बोलेंगे, देयर इज आइस ऑन द रोड, ठीक है। बी केयरफुल देयर इज आइस ऑन द रोड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 69 है आई वॉज हैप्पी टू बी डैश फ्रेंड्स अगेन। तो आई वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन, बिटवीन फ्रेंड्स अगेन या इन बिटवीन फ्रेंड्स अगेन या अमंग्स फ्रेंड्स अगेन। तो 69 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आई वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन। तो फ्रेंड्स से बहुत सारे लोग हैं, तो अमंग वहाँ पाएगा, बिटवीन दो लोगों के बीच में लगाते हैं हम, तो अमंग किसके बीच में आएगा, दो से ज़्यादा लोग हो तो आपका अमंग आता है। तो आई वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन, तो यहाँ फ्रेंड्स दे रखा है, तो आई वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 है एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नी मोस। तो मैग्नीमस जो ये आपका वर्ड दिया हुआ है, इसका एंटोनिम यानी एंटोनिम का मतलब है अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जो आपका मैग्नीमस है इसका मतलब होता है काइंड, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश होगा, नेटिव होगा, जेनरस होगा, स्मॉल होगा। तो बताइए 78 का राइट आंसर क्या है, 17 का राइट आंसर है सेल्फिश। तो मैग्नेनिमस है, इसका मतलब होता है काइंड, इसका मतलब क्या होता है, काइंड होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम का मतलब अपोजिट पूछा तो सेल्फिश होगा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 71 है एंटोनिम ऑफ डेंटी इज। तो जो डेंटी है इसका एंटोनिम क्या होगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो एंटोनिम और सिनोनिम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है इनमें। आपके इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड हो गए, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है, ये आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आप सही करोगे। एंटोनिम और सिनोनिम बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको पता है दुनिया भर के कितने पढ़ लोगे। तो अब ये एंटोनिम और डेंटी लिखा है, डेंटी का मतलब तो मुझे खुद नहीं पता, तो इसका आंसर क्या बताऊँ आपको। तो ऐसा है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है एग्जाम में। अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो अगर नहीं पता तो छोड़ देना, ऐसे ज़्यादा सर नहीं लगाना। ये एंटोनिम सिनोनिम तो बहुत ही मतलब आपको पता है उल्टी सीधी बात है, इनमें अगर टाइम वेस्ट करोगे। तो हिमाचल जीके को अच्छे से पढ़ो, वो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, करंट अफेयर में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, हिंदी में भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मगर इंग्लिश में जो एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट है, यहाँ आप थोड़ा सा आप मिस्टेक करने की ज़्यादा आपके चांसेस है, बाकी तो आप सारा कर लोगे मुझे पता है। तो जो चीज़ नहीं आ रही उसे छोड़ देना। तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा है डेंटी का, तो अपोजिट पूछा है, तो वो क्या होगा, स्प्लेंडेड होगा, एग्रेसिव होगा, वेगोरस होगा या टावरिंग होगा। तो 71 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है वेगरस। तो इसमें जो आपका आंसर दिया वो वेगरस दे रखा है। जो आपका ये डेंटी है इसका मतलब कुछ स्मॉल एंड प्रिटी होता है, और वेगरस जो इसका अपोजिट है उसका मतलब क्या होता है, ग्रेट हो गया, ग्रेट एनर्जेटिक हो गया कुछ। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इज करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एडवर्ब्स है जो करेक्ट है। तो एडवर्ब
क्या होते हैं जो आपके मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, ये एक्सप्रेस करते हैं किस मैनर में चीज़ हो रही है, का क्या प्लेस क्या है, उसकी टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इनमें से जो आपका एडवर्ब है वो करेक्ट कौन सा है? ट्रूली करेक्ट है। ट्रूली ट्रूली ट्रूली, तो बताइए 72 का राइट आंसर क्या है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रूली। तो ये वाला ट्रूली आपका चलेगा, बाकी ये सब पता नहीं क्या लिख रखे। तो एडवर्ब कौन सा सही है? ये आपका बी ऑप्शन सही है, ट्रूली। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो आपको अब सेंटेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, द फ्लावर्स स्वीट स्मेल्स, द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीट्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, द फ्लावर स्मेल स्वीट्स। ठीक है, तो ये वाला आपका सेंटेंस सही है, बाकी तो हर कुछ ही लिख रखे द फ्लावर स्मेल स्वीट्स। ठीक है, 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 74 है द सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज। तो सेकंड फॉर्म बतानी है गो की। फर्स्ट फॉर्म क्या है गो की? गो ही होती है, गो हो गई, गोज हो गई। सेकंड क्या होती है? सेकंड वेंट होती है। और थर्ड कौन सी होती है? वो होती है गॉन। तो इसमें हमसे सेकंड पूछी थी, वो कौन सी है? वो वेंट है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ गो क्या है? वेंट। पहली क्या होती है? गो हो गई, गोज हो गई। सेकंड होती है आपकी वेंट होती है, और थर्ड क्या होती है? गॉन होती है। तो गो की सेकंड पूछी थी, वो वेंट है। तो 74 का आंसर ऑप्शन सी है। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको बताना है इनमें से जो स्पेलिंग है वो किसकी सही है। तो असेसमेंट दे रखे, असेसमेंट जो आपकी स्पेलिंग है ये पहली वाली सही है, बाकी सारी इसमें गलत दे रखी क्योंकि पहली इसमें सही है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। असेसमेंट की स्पेलिंग सही है। 75 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए 76 देखते हैं। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्विम। तो स्विम का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा? स्वैम, स्विम, स्वम या स्विम। तो 76 का राइट आंसर है स्वम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा स्विम का? वो है स्वम। 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 77 है व्हाट इज प्लूरल ऑफ ऑक्स। तो प्लूरल क्या होता है कि मोर देन वन पर्सन, मतलब ऑक्स तो एक सिंगल हो गया, अगर ज़्यादा होंगे ऑक्स वहाँ पर तो उसको क्या बोलेंगे आप? तो ऑक्सिस बोलेंगे, ऑक्सन बोलेंगे, मैनी ऑक्स बोलेंगे, मोर ऑक्स बोलेंगे। तो 77 का राइट आंसर ऑक्सन होगा। ठीक है, एक होगा तो ऑक्स बोल देंगे, अगर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो ऑक्सन बोलेंगे। 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 78 है व्हाट इज फेमिनाइन ऑफ फॉक्स। तो फॉक्स का आपको फेमिनाइन बताना है, यानी एक तरह से फीमेल काउंटर पार्ट बताना है। लेडी फॉक्स बोलेंगे, फॉक्सन बोलेंगे, विक्सन बोलेंगे या फिक्सन बोलेंगे। तो 78 का राइट आंसर क्या है? 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्सन। ठीक है, तो फॉक्स का जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा, जैसे एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, तो मेल वाला फॉक्स हो गया, फीमेल वाला काउंटर पार्ट को क्या बोलेंगे? विक्सन बोलेंगे। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 79 है एन एडिशन एट द एंड ऑफ अ लेटर। तो एक एडिशन डाली जाए एक लेटर के एंड में, उसे क्या बोलते हैं? प्रील्यूड बोलते हैं, पोस्ट मॉर्टम बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं या पोस्ट नेटल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है कि एन एडिशन एट द एंड ऑफ अ लेटर। तो एक लेटर के एंड में जो एडिशन में कुछ लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? 79 का राइट आंसर क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट। तो उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी लेटर के एंड में कुछ आप लिखोगे तो उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन है। फिर है 80 हु इज क्रिएटिंग द मैस। तो इसमें बोल रहा है हु इज क्रिएटिंग द मैस, तो आपको वॉइस चेंज करनी है इसमें। तो हु हैज क्रिएटेड द मैस, बाय whom was this mess created, who created this mess, या by whom is this mess being created। तो 80 का राइट आंसर क्या है? 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, by whom is this mess being created। तो आपको इसमें वॉइस चेंज कर रही थी, हु इज क्रिएटिंग द मैस। तो देखिए आपको पता है ये चल रहा है, जैसे हु इज क्रिएटिंग द मैस, मतलब आपका आईएनजी जब भी लगाए तो आपको आईएनजी क्या कहना है? बीइंग बना देना है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है, बाय whom is this mess being created। तो ये ट्रिक्स होती है, एक बार यूट्यूब में देख लेना, यहाँ पर आपको जब वॉइस चेंज करने वाले हैं वहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता देगा, वहाँ से आप सिंपली इसका आंसर बता सकते हो, ज़्यादा आपको ग्रामर में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले थे, तो इस टाइप के कुछ आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपको पता लग गया होगा आपकी इंग्लिश कैसी है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में हमारा क्या रहने वाला है। और आपको बताता हूँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा कि हाँ इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं, तो हम ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं। आप जो ये नंबर है इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर स्टडी मटेरियल लिखना लेना होगा तो स्टडी मटेरियल लिख के व्हाट्सएप करना, वरना ऐसे लिख देना HRTC कंडक्टर ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपको हमारा शेड्यूल बता दूंगा। हम हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जी के, करंट अफेयर, इंडिया जी के, रीजनिंग, साइंस, इन्हीं सब सब्जेक्ट की जो है लाइव क्लासेस भी लेते हैं। यानी सभी टीचर आपको ये सब्जेक्ट कवर कराएंगे, बेसिक से एडवांस तक कवर कराएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप हमारी जो क्लासेस है वो माइक ऑन करके उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जूम ऐप के थ्रू होती है। तो जूम ऐप के थ्रू डेली लाइव क्लासेस होगी, वो आपको डेली रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, माइक ऑन करके टीचर से डाउट पूछ लेना कि हाँ सर ये कैसे हुआ, कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो टीचर आपको उसमें भी गाइड कर लेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है उसके साथ भी हम देते हैं। तो अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि खुद से पढ़ने में कभी कभार प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि हाँ स्टडी मटेरियल तो ले लिया मगर पढ़ा नहीं जाता, नहीं समझ आता कैसे पढ़ना, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हो। बस इस नंबर पर ऑनलाइन क्लासेज लिख के जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना HRTC कंडक्टर की, मैं आपको वहाँ पर डिटेल्स दे दूंगा। बाकी हम हिंदी देखते हैं। शुद्ध शब्द है
तो बताइए शुद्ध शब्द बताना है आपको इसमें, तो इसमें आपको एक तरह से स्पेलिंग बतानी है कौन सी सही है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, अतियुक्ति, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। शुद्ध शब्द फिर से 82 में आपको स्पेलिंग बतानी है। तो इसमें जो दिशा है ये आपकी सही स्पेलिंग यानी बड़ी ई की मात्रा इसमें आएगी। चलिए 83 देखते हैं। संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नाउन। तो इनमें से कौन सा है? देवता, देवत्व, देवहा या देव। तो 83 का राइट आंसर है, 83 का जो राइट आंसर है वो है देव। तो इनमें से नाउन यानी संज्ञा कौन सी? वो देव है। 84 है गिरीश का सही संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी गिरीश। ठीक है, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 85 क्या है? मनु प्लस अंतर की संधि है। तो ये मनु प्लस अंतर किसकी संधि है बताइए? तो आपको 85 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी मनवंतर। तो ये मनवंतर की जो सही संधि है वो क्या है? मनु प्लस अंतर। 85 का आंसर ऑप्शन डी है। 86 है दही का तत्सम। तो दही का तत्सम बताना है, एक तत्सम होता है एक तद्भव होता है, तो वो वाले वर्ड भी आपको याद करने होंगे। तो दही का तत्सम पूछा है, तो 86 का जो राइट आंसर वो है दही। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। दही का तत्सम क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 87 है लोटा का स्त्रीलिंग बताना है। तो एक पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है, तो आपको स्त्रीलिंग वाला बताना है, फीमेल वाला बताना है। तो लोटा का जो स्त्रीलिंग है उसे क्या बोलेंगे? लोटी बोलेंगे, लूटी बोलेंगे, लुटिया बोलेंगे या लोटिया बोलेंगे। तो बताइए 87 का राइट आंसर क्या है? 87 का जो राइट आंसर है वो है लोटिया। तो छोटी ई की मात्रा आएगी लोटिया। तो लोटिया का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? लोटिया। चलिए 88 देखते हैं। छाया का बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन ये भी सिंपल होता है। छाया का आपको बहुवचन बताना है, छाया होगा, छाई होगा, छायो होगा या छाई होगा। तो 88 का राइट आंसर क्या है? 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए छाया है। तो हिंदी बहुत ईजी होती है, हिंदी में तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर ही सकते हो। तो छाया का बहुवचन क्या है? छाया ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। छाया का बहुवचन छाया ही होगा, चाहे एक के लिए बोलो चाहे 10 के लिए बोलो। 89 है गगनचुम्बी का समास है। तो गगनचुम्बी में कौन सा समान है? समास है अव्ययभाव, तत्पुरुष, दंत या बहुब्रीहि। तो 89 का राइट आंसर क्या है? 89 का जो राइट आंसर वो है तत्पुरुष। गगनचुम्बी क्या होगा? गगन को चूमने वाला। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? वो है ऑप्शन बी तत्पुरुष। 90 है पशु का भाववाचक संज्ञा। तो अब आपको भाववाचक बनानी है यानी भाव आना चाहिए। तो पशु की भाववाचक संज्ञा क्या है? पशुता, पशुता, पशुत्व या पाशुत्व। तो 90 का राइट आंसर क्या है? 90 का जो राइट आंसर है वो है पशुत्व। तो पशु का भाववाचक संज्ञा क्या है? पशुत्व। 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धर्म का विशेषण। तो आपको धर्म का विशेषण बताना है। तो 91 का विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव होता है एक तरह से। तो धर्म का विशेषण आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, वो क्या है? धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा। तो विशेषण एडजेक्टिव को बोलते हैं, तो धर्म का जो विशेषण है वो है धर्मात्मा है। 92 है पृथ्वी का विशेषण। तो पृथ्वी का विशेषण क्या होगा? 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्थिव। तो पार्थिव इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का विशेषण क्या है? वो है पार्थिव, यानी एडजेक्टिव क्या है? वो है पार्थिव। ट का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ है, ताल है, ओष्ठ है या मूर्धा है। तो बताइए 93 का राइट आंसर। 93 का राइट आंसर क्या है? ट का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है मूर्धा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ट का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है मूर्धा। चलिए 94 देखते हैं। चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आपको अपोजिट बताना है। चिरंतन का अपोजिट क्या है? 94 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी निश्वर। तो निश्वर इसका राइट आंसर है। चिरंतन का जो विपरीत है वो है निश्वर, नश्वर। 95 है दशनन कौन सा समास है? तो बताइए दशनन में कौन सा समास है? रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि या इनमें से कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर क्या है? 95 का जो राइट आंसर है वो है योग रूढ़ि। तो दशनन में कौन सा समास है? योग रूढ़ि समास है। 96 है जिस वस्तु को माने की इच्छा की जाए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभीष्ट, अनुगामी, यज्ञ या अनुपान। तो 96 का राइट आंसर क्या है? 96 का राइट आंसर वो है अभीष्ट। तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे अभीष्ट बोलेंगे। 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 97 है अकाल, अकाल चरने वाला। तो ये अकल चरने वाला का फिर से स्पेलिंग एरर है। अकल चरने वाला उसे क्या बोलेंगे? उस मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि होना, बुद्धि ना होना, बुद्धि करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो 97 का राइट आंसर है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अकल चरने का मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट करना। 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 98 है द्रविड़ पद किस समूह का संकेत करता है? तो जो द्रविड़ पद है किस समूह का जो है संकेत करता है? धर्म का, भाषा का, प्रजाति का या संस्कृति का। तो 98 का राइट आंसर क्या है? 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रजाति। तो द्रविड़ दो है ये आपका किसको संकेत करता है? ये प्रजाति को जो है, प्रजाति जो समूह है उसको संकेत करता है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 99 देखते हैं। इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची क्या है? अच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? 99 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी उत्थान। तो अच्छा का जो पर्यायवाची है वो उत्थान है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वर्षा। वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? 100 का जो राइट आंसर है वो है पावस।
तो वर्षा का जो पर्यायवाची होगा वो है पावस। तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको आने वाले, 30 हिमाचल जीके के, 30 करंट अफेयर के, हिंदी के 20 और 20 इंग्लिश के। तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट था। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी और ये मॉक टेस्ट मैंने हमारे ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया था, तो वहाँ पर आप इसको लाइव भी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और फ्री स्टडी मटेरियल भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो वहाँ पर आप सर्च कर लेना HP एग्जाम फेयर्स, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो को हम इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।